नमस्कार दोस्तों, हिंदी की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। एक लंबे अंतराल के पश्चात आपसे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। पिछली क्लास जो हमने की थी वो जेंडर की क्लास थी, लिंग की क्लास थी, और लिंग के विषय में अब तक हमने जो पढ़ा है उससे आगे की चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले संक्षिप्त वार्तालाप आप लोगों से कर लेते हैं। हाल ही में जो परीक्षाएं हुई है, आपने उन परीक्षाओं का स्तर देखा है, उन परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों का स्तर देखा है। प्रश्न बड़े ही हाई लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों से ये आग्रह करता हूं, ये अपेक्षा करता हूं कि अपनी तैयारी को उस स्तर तक लेकर जाएं। अभी हाल ही में जो रीट का पेपर हुआ है, रीट का जो फर्स्ट लेवल का पेपर हुआ है, उसको आप लोगों ने देखा होगा, दिया भी होगा। नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग उसे देखें, उस प्रश्नों के स्तर को देखें, कितने हाई लेवल के प्रश्न वहां पर पूछे गए हैं। ये प्रश्न हमें आगाह करते हैं कि अब हमारी तैयारी सामान्य तैयारी नहीं होनी चाहिए। अब हमारी तैयारी एक लेवल की तैयारी होनी चाहिए, तभी हम प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो सकते हैं। अगर हमारी तैयारी सामान्य है तो हम केवल भीड़ का हिस्सा हैं, सफल प्रतियोगियों में अपना नाम नहीं दर्ज करवा सकते। तो प्लीज आप इस बारे में थोड़ा विचार करें और अपनी तैयारी को उस लेवल तक लेकर जाए। चलिए अब हम विधिवत रूप से आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था लिंग। हमारी पिछली क्लास जो हुई थी वो काफ़ी दिन हो गए उसे, स्वास्थ्य की समस्याओं और अन्य समस्याओं की वजह से मैं प्रॉपर क्लास ले नहीं पाया। इसके लिए क्षमा चाहता हूं। कोशिश करेंगे कि अब हमारी जो क्लासें हैं वो रेगुलर रहे। जो टॉपिक मैंने छोड़ा था वहां पे, उसी टॉपिक से आगे की वार्तालाप करेंगे। जेंडर की बात करेंगे, लिंग की बात करेंगे। क्योंकि एक अंतराल हो गया है तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको लिंग के विषय में वापस थोड़ा बता देता हूं, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। हो सकता है कुछ नए विद्यार्थी हमारे सामने जुड़ गए हैं, इसलिए उन्हें भी एक कंटिन्यूटी प्राप्त हो जाए। लिंग क्या है? अंग्रेजी में जिसे हम जेंडर कहते हैं। लिंग क्या है? लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। ये मैं बता चुका हूं। अगर आप लिंग के विषय में जानना चाहते हैं तो इससे पहले जो हमारी क्लास थी वो आप जरूर देखें, उससे आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। जिन शब्द चिन्हों से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। देखिए, हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं। अगर मैं बात करूं संस्कृत की, तो संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में नपुंसक लिंग जो है उसे समाप्त कर दिया गया। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही लिंग शेष हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो समस्या यहां आती है कि जो नपुंसक लिंग में जो शब्द थे वो कहां गए। तो हिंदी में आके वो शब्द कुछ पुल्लिंग में समाहित हो गए और कुछ स्त्रीलिंग में समाहित हो गए। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि कौन कौन से शब्द जो थे उन्हें हम पुल्लिंग में समाहित करेंगे और कौन से ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम स्त्रीलिंग में समाहित करेंगे। तो उनकी पहचान करना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हमने लिंग में समझा था कि लिंग में 2 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर परीक्षा में 2 ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो लिंग का निर्धारण करना, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। वैसे हम पहली क्लास में इसके विषय में समझ चुके हैं। और दूसरा लिंग का परिवर्तन करना, लिंग का निर्धारण और लिंग का परिवर्तन। देखिए, ये बात वहीं आ गई है कि संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में तो 2 ही प्रकार के लिंग हैं।
तो उन लिंग का, उन शब्दों में लिंग का निर्धारण हम कैसे करें, अर्थात कौन से शब्द पुल्लिंग है, कौन से स्त्रीलिंग है, और जो नपुंसक लिंग थे वो कौन कौन से शब्द पुल्लिंग में चले गए, स्त्रीलिंग में चले गए। यद्यपि अगर हम व्याकरण की किसी पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो वहाँ हमें ये पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है कि नदियों के जो नाम हैं ये आप फला लिंग में ले लीजिए, आप पर्वतों के नाम यहाँ ले लीजिए, वृक्षों के नाम यहाँ ले लीजिए, नगरों के नाम यहाँ ले लीजिए, लेकिन ये बड़े कंफ्यूज पैदा करते हैं। इसीलिए हमारे पास एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए ताकि हम उसका उपयोग करके लिंग का निर्धारण आसानी से कर सके। तो हमने पिछली क्लास में ये बात समझी थी लिंग का निर्धारण करना। एक बार ब्रीफली हम लिंग का निर्धारण करना पुनः सीख लेते हैं। तो लिंग का निर्धारण करने के लिए 3 रीतियां हैं। लिंग का निर्धारण करने हेतु कितनी रीतियां? 3 रीतियां। 3 रीतियां। पहली रीति है, अगर हम क्रिया से ज्ञात करना चाहें लिंग का निर्धारण तो कर सकते हैं। अगर हम विशेषण से, ये दूसरी रीति, अगर हम विशेषण से ज्ञात करना चाहें तो विशेषण से भी हम किसी भी शब्द में लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। और तीसरा है परसर्ग, पोस्ट पोजिशन, अर्थात कारक चिन्ह, और कारक चिन्ह से भी हम किसी भी शब्द में लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। ये 3 चीजें हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लिंग का निर्धारण विवेक का विषय है। हम जिस समाज में हमने जीवन यापन किया है, जहां हम रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, मित्रों के बीच में रहते हैं, और उम्र के साथ साथ हमारा अनुभव बढ़ता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो अनुभव से और ज्ञान से हमें ये सीखने को मिलता है। इसकी अलग से कोई पाठशाला नहीं होती है, इसकी अलग से कोई कोचिंग सेंटर नहीं होते हैं, इसकी अलग से कोई क्लास नहीं लगती है कि लिंग का निर्धारण जो है हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे सीखें। हम जो बड़े होते हैं, जो हमारी उम्र समाज के साथ व्यतीत होती है, हम जानते जाते हैं कि अमुक व्यक्ति, अमुक वस्तु जो है वो पुल्लिंग है, अमुक व्यक्ति, अमुक वस्तु, अमुक प्राणी जो है वो स्त्रीलिंग है। लेकिन जब हम बात करते हैं व्याकरण की, तो व्याकरण में हमारे पास जो है वो 3 नियम हैं। क्रिया से, विशेषण से और परसर्ग से हम किसी भी शब्द में लिंग का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। क्रिया से कैसे करेंगे? देखिएगा, कोई भी शब्द हम उठा के देख लें, कोई भी शब्द जो आपके दिमाग में है। जैसे मैंने शब्द लिखा था दीवार, ठीक है। अब ये दीवार शब्द है, ये निर्जीव है, अप्राणीवाचक संज्ञा है। देखिए, सजीवों में तो हम आसानी से लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। यदि अगर हमें कोई कहे कि भाई मगरमच्छ क्या है, तो मगरमच्छ नो डाउट पुल्लिंग है। अगर कोई कहे कि लड़का क्या है, तो हम जानते हैं कि लड़का पुल्लिंग है। लड़की क्या है, लड़की स्त्रीलिंग है। मक्खी क्या है, मक्खी स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से चिड़िया क्या है, चिड़िया स्त्रीलिंग है। तो ये सजीवों में लिंग का निर्धारण करना सरल है। और ये सरलता कहाँ से आई? ये आई हमारे परिवार से, समाज से, मित्रों से, सहयोगियों से, जहां हम उठते बैठते हैं, हमारे अनुभव से। लेकिन जो निर्जीव चीजें होती है, जो अप्राणीवाचक संज्ञाएं होती है, उनमें लिंग का निर्धारण करने के लिए हम क्या करें, कैसे सीखें? तो ये व्याकरण का नियम है जिससे हम अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग का, हालांकि प्राणीवाचक संज्ञाओं का भी कर सकते हैं, लेकिन प्राणीवाचक संज्ञाओं का निर्धारण करने के लिए, लिंग का निर्धारण करने के लिए हमारा अनुभव ही श्रेष्ठ रहेगा। और अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग का निर्धारण करने के लिए हम इन 3 रीतियों में से किसी एक रीति का प्रयोग करके लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे दीवार। अब दीवार शब्द जो है उसको लीजिए और एक सेंटेंस क्रिएट कीजिए। उस सेंटेंस में प्रयुक्त होने वाली जो वर्ब है, उस सेंटेंस में प्रयुक्त होने वाली जो क्रिया है, वो क्रिया आपको बताएगी कि अमुक शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे मैंने लिख दिया, कोई भी वाक्य आप बना सकते हो। मैं बना रहा हूं इस प्रकार से, दीवार गिर गई। ये लो जी, ये गिर गई, क्रिया इसमें कौन सी प्रयुक्त हुई है? गई, गिर गई। तो ये गई शब्द बताएगा, ये क्रिया बताएगी कि दीवार क्या है? दीवार स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार से जैसे मैंने शब्द लिखा झंडा, एक शब्द ले लिया हमने झंडा, और अगर आपसे पूछे कि झंडा शब्द जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, बताइए। तो झंडा शब्द को लेकर शब्द को साथ रखना है। और मैं तो यूं कहूंगा कि वाक्य आप जब शुरू करें
वाक्य जब आप क्रिएट करें तो पहला शब्द जो आपसे पूछा गया है वही रखें। जैसे झंडा शब्द पूछा गया है तो झंडा शब्द का प्रयोग करते हुए सेंटेंस क्रिएट करें। जैसे हमने लिखा झंडा फहरा दिया है, ये लो, झंडा फहरा दिया है। तो दिया है ये क्रिया बता देगी कि झंडा क्या है, पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग होता तो क्या होता, क्रिया स्त्रीलिंग की ही प्रयुक्त होती। तो हमें इस प्रकार से क्रिया का प्रयोग करके हम किसी भी शब्द में लिंग का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं विशेषण की। आपको डिटेल से जानना है तो हमारी पिछली क्लास को देखिएगा। मैं ब्रीफली आपको पिछली क्लास से जोड़ने का सद प्रयास कर रहा हूं। विशेषण, विशेषण से हम किस प्रकार से प्रयुक्त करेंगे, जांच करेंगे। तो विशेषण से जांच करने के लिए जैसे मान लीजिए मैंने शब्द लिख लिया किताब, किताब शब्द। अब मैं क्रिया से न इसकी जांच करके और विशेषण से इसकी जांच करना चाहूंगा तो किस प्रकार से करूंगा। तो मैंने यहां लिख दिया अच्छा किताब। तो अच्छा किताब होता है या फिर अच्छी किताब होता है। तो नो डाउट अच्छा किताब उचित नहीं है, ठीक नहीं है। आप देखोगे अच्छी किताब, और जैसे ही यहां पर मैंने अच्छी का प्रयोग किया, अब प्रयुक्त हो रहा है कि मैंने सटीक विशेषण का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। तो ये अच्छी विशेषण स्त्रीलिंग है तो किताब भी स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से अगर मैं यहां किताब न लेकर शब्द लेता ग्रंथ, ग्रंथ, और ग्रंथ के साथ में कोई भी विशेषण जो उपयुक्त हो, जो उचित हो, उसका इस्तेमाल करके हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा बड़ा, बड़ा ग्रंथ। तो बड़ा ग्रंथ, और अगर मैं स्त्रीलिंग प्रयुक्त करूंगा तो बड़ी ग्रंथ। तो बड़ा ग्रंथ होता है या बड़ी ग्रंथ होता है, तो सेट हो जाएगा कि बड़ी नहीं होता है, बड़ा ही ठीक है। तो बड़ा मतलब पुल्लिंग, तो ये भी पुल्लिंग। तो इस प्रकार से विशेषण का इस्तेमाल करके हम किसी भी शब्द में, प्राणीवाचक में तो कर ही सकते हैं, मोस्ट ऑफ जहां दिक्कत आती है अप्राणीवाचक में, उसका भी हम आसानी से लिंग निर्धारण कर सकते हैं। तो यहां पर दो चीजें हमने समझी, क्रिया से और विशेषण से लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। आइए अब हम तीसरी बात करते हैं परसर्ग से। परसर्ग से, परसर्ग मतलब कारक चिन्ह। कारक चिन्ह देखिए, प्रत्येक कारक का एक कारक चिन्ह होता है, हमने पढ़ा है। जैसे कर्ता का कारक चिन्ह ने होता है, कर्म का को होता है, कर्ण का से होता है। तो इसी प्रकार से जो हमारे 8 कारक हैं उनमें से 7 कारक, एक संबोधन को छोड़ दीजिए, सभी कारकों का, संबोधन को छोड़कर जितने भी कारक है उन सब का कोई न कोई एक कारक चिन्ह होता है। और उन कारक चिन्हों से, उन परसर्ग से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन से शब्द में कौन सा लिंग काम कर रहा है। अब इन सभी कारकों में भी अगर मैं एक बात कहूं, सिर्फ संबंध कारक ही आपके काम आएगा लिंग निर्धारण करने के लिए। लिंग निर्धारण करने के लिए केवल और केवल संबंध कारक, और संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? संबंध कारक का कारक चिन्ह होता है का और की। का और की, यद्यपि के भी होता है, का, के, की, लेकिन का और की ही काम आएंगे। क्यों? क्योंकि का आएगा तो वो पुल्लिंग का बोध कराएगा और की आएगा तो वो स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर मैं एक शब्द लिखता हूं पुस्तक, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे ये पता लगाना है कि पुस्तक शब्द का लिंग क्या है, यानी ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो कोई बात नहीं, यहां पे मैं एक संज्ञा लिख देता हूं राम। अब आप यहां पे एक संबंध कारक का कारक चिन्ह लगाओगे का या की, तो आप देखिए प्रयोग करके राम का पुस्तक या राम की पुस्तक, तो नो डाउट राम की पुस्तक, न कि राम का पुस्तक। तो की ये बताएगा कि जो पुस्तक है वो स्त्रीलिंग शब्द है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप राम की जगह अगर यहां पर गीता लिख दो, यानी राम पुल्लिंग है और हमने यहां पे जो संज्ञा प्रयुक्त की है वो हमने स्त्रीलिंग प्रयुक्त की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गीता की पुस्तक, राम की पुस्तक, ये जो की है ये आगे आने वाली संज्ञा की वस्तु स्थिति को स्पष्ट करेगा।
आगे प्रयुक्त होने वाली संज्ञा के लिंग को स्पष्ट करेगा। ये की स्पष्ट करेगा कि पुस्तक क्या है, पुस्तक स्त्रीलिंग है। इस प्रकार से तीन रीतियां हैं हमारे सामने। तीन रीतियां कौन कौन सी है जी? एक तो क्रिया से, दूसरा विशेषण से, और तीसरा परसर्ग यानी कारक चिन्ह। और कारक चिन्ह भी सिर्फ और सिर्फ कौन सा? संबंध कारक। संबंध कारक में दो, का और की, इनसे हम किसी भी शब्द में लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। ये ब्रीफली मैंने आप लोगों को पिछली क्लास से जोड़ने के उद्देश्य से बात बताई है। आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम बात करेंगे किसकी? लिंग परिवर्तन की। क्योंकि लिंग निर्धारण और लिंग परिवर्तन दो ही प्रकार के प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में इस चैप्टर से किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो लिंग निर्धारण हमने आसानी से समझा। आपकी कोई क्वेरी हो, किसी प्रकार का प्रश्न हो, किसी प्रकार की जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी जिज्ञासा जाहिर कर सकते हैं। मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आपके प्रश्न का, आपकी क्वेरी का संतोषप्रद जवाब दे सकूं। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे नंबर 2, लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन, ये लो जी। अब लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं? तो 2-3 बातें अपने को ध्यान रखनी है। लिंग परिवर्तन करना भी बेहद सरल है। आसानी से हम लिंग परिवर्तन करना सीख जाएंगे। आगामी भर्ती परीक्षाओं में निश्चित रूप से लिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये हिंदी का क्लिष्ट टॉपिक है। कारण लिंग का निर्धारण करने के लिए हमें बहुत सारे शब्दों को रटना पड़ता है, लेकिन हमने उसको एक सरल रूप में यहां पर संधारित कर दिया है अपने अभ्यर्थियों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए। इसलिए आप इनका प्रयोग करके और लिंग परिवर्तन को सरलता से समझ सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। तो लिंग परिवर्तन में पहली बात हम करेंगे कि जो अप्राणीवाचक संज्ञाएं हैं, संज्ञाएं दो प्रकार की है हमारे पास, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। यद्यपि मैं संज्ञा के प्रकार की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे तो संज्ञाएं जो है वो 3 प्रकार की होती है, अंग्रेजी में 5 प्रकार की होती है, लेकिन यहां मैं सिर्फ उसकी श्रेणी की बात कर रहा हूं। संज्ञा 2 श्रेणियों में विभक्त है, एक प्राणी, दूसरी अप्राणी, अर्थात एक सजीव और दूसरी निर्जीव। तो जो अप्राणीवाचक संज्ञाएं हैं, सबसे पहले तो ध्यान रखना, अप्राणीवाचक संज्ञाएं जो है, संज्ञाओं का लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये बात गांठ बांध लो। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी भी हमसे पूछते हैं, कोई अप्राणीवाचक संज्ञा दे दी और कहते हैं कि सर इसका पुल्लिंग क्या होगा या फिर इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। अरे भाई, जो अप्राणीवाचक संज्ञा है, जो निर्जीव कोई वस्तु है, अगर उसमें आपसे लिंग का निर्धारण तो करवाया जा सकता है, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। अगर आपको परिवर्तन पूछा है तो उसका परिवर्तन नहीं होता, तो आपको प्रश्न के जो विकल्प दिए हुए हैं उसमें 100% एक विकल्प ऐसा होगा जो लिखा होगा नो चेंज, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ऐसे विकल्प को आपको चुनना होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कोई भी एक अप्राणीवाचक संज्ञा हम ले लेते हैं, जैसे मैंने शब्द ले लिया पेंसिल, हालांकि ये अंग्रेजी का शब्द है, पेंसिल, ये अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। अगर पूछे कि पेंसिल शब्द में कौन सा लिंग है, तो हम इसका निर्धारण कर सकते हैं कि पेंसिल शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। अंग्रेजी का शब्द है, मैं हिंदी में यूज करके उसको आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूं, स्त्रीलिंग है। लेकिन अब कोई ये कह दे कि पेंसिल का जेंडर चेंज करो, आप ये मत कर देना पेंसिल का पेन, नहीं होगा भाई, ये अप्राणी है, इसका लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसका पुल्लिंग नहीं होगा। अप्राणीवाचक संज्ञा कोई सी हो, जैसे मैंने शब्द लिख दिया मेज,
टेबल, मेज, मेज क्या है? अप्राणी है। लिंग का निर्धारण तो कर सकते हैं, अच्छी मेज स्त्रीलिंग है। मेज टूट गई, मेज टूट गया नहीं, मेज टूट गई। मेज रखी है, मेज रखा है नहीं, मेज रखी है, स्त्रीलिंग है। लेकिन कोई कहे कि मेज का पुल्लिंग करो तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग का परिवर्तन नहीं और नहीं किया जा सकता। यह ध्यान रखने वाली बात है। तो कई बार अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि यह तुक्के लगा रहा है या वास्तव में इसको जानकारी है। ध्यान रखना, अप्राणीवाचक जब आपसे पूछे लिंग परिवर्तन के लिए तो आपका उत्तर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, यानी लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक बात, राइट। अब आती है दूसरी बात। तो प्राणीवाचक संज्ञाओं में, हाँ जी, प्राणीवाचक जो संज्ञाएं होगी, प्राणीवाचक संज्ञाएं जो होगी उनमें लिंग का परिवर्तन में, प्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग परिवर्तन करें तो कैसे करें? लिंग परिवर्तन कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि अनुभव से करें। पहला नियम है अनुभव, विवेक। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब ये अनुभव और विवेक कहां से आएगा? ये उम्र के साथ आता है। हम परिवार में जन्म लेते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ बड़े होते हैं, फिर हम विद्यालय जाते हैं, हमारे दोस्त बनते हैं, हम समाज में रहते हैं, समाज के लोगों से हमारा संपर्क होता है, दूसरे समाज के लोगों से हमारा संपर्क होता है, हमारी मित्र मंडली बढ़ती है, हमारी फ्रेंड फेलोशिप बढ़ती है। इसके अलावा हमें विद्यालय में कई लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। तो जूं हमारी उम्र बढ़ती है, जूं हमारा समय व्यतीत होता है, त्यों हमारा अनुभव भी बढ़ता है। तो अनुभव से और विवेक से प्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमें किसी ने सिखाया नहीं, हमें किसी ने नहीं सिखाया कि लड़का, सिखाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चा जब पहली क्लास में होता है, दूसरी क्लास में होता है, तब भी यह समझने लगता है कि लड़का का जो जेंडर है वो पुल्लिंग है, लेकिन अगर जेंडर चेंज करना पड़े तो लड़का का लड़की होगा, गाय का बैल होगा। कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं है। यह हमारा विवेक है, यह हमारा अनुभव है, जिससे हम प्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग का परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। नंबर दो है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक ही लिंग के द्योतक होते हैं, एक ही लिंग के वाचक होते हैं, लेकिन चूंकि वो प्राणी हैं तो हमें ज्ञात है कि उनमें सजीव भी हैं, मतलब सजीव नहीं, मैं यूं कहूंगा उनमें नर भी है और मादा भी है। जैसे हम बात करते हैं, एक शब्द मैंने लिखा मक्खी, मक्खी, ये शब्द मैंने लिखा। अब मक्खी शब्द क्या है? लिंग का निर्धारण करो सबसे पहले, तो फिर परिवर्तन, पहले निर्धारण फिर परिवर्तन। तो मक्खी शब्द है स्त्रीलिंग, लेकिन मक्खी जो है वो प्राणीवाचक है, प्राणी है। तो हमें ज्ञात है कि इस प्रजाति में पुल्लिंग भी हैं, क्योंकि अगर पुल्लिंग नहीं होंगे तो संतति का विकास कैसे होगा? तो संतति के विकास के लिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का होना अति आवश्यक है। तो ये जो मक्खी शब्द जरूर है स्त्रीलिंग, लेकिन इस प्रजाति में पुल्लिंग भी तो है। तो पुल्लिंग के लिए क्या किया जाए? तो ऐसा नहीं हो सकता कि मक्खी के लिए मक्खा, मक्खा नहीं हो सकता। क्या हम मक्खा शब्द का यूज करते हैं? नहीं करते। कोई मक्खी बैठी है, हो सकता है वो पुल्लिंग हो और हो सकता है वो स्त्रीलिंग हो, लेकिन हम ये थोड़ी कहते हैं
कि ये मक्खा है और ये मक्खी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हमें शब्द को लिंग परिवर्तन के लिए ढाला निर्देश दिया जाए तो हम क्या करें? ऐसे शब्द जो सदैव एक ही लिंग के द्योतक होते हैं, प्राणीवाचक हैं, उनमें लिंग परिवर्तन करने के लिए नर या मादा शब्द का यूज करें इन शब्दों के साथ में। जैसे ये मक्खी है, स्त्रीलिंग है, अब इसका पुल्लिंग हो तो किस प्रकार से होगा? नर मक्खी। ये लो जी, ये इसका लिंग परिवर्तन हो गया। मक्खी, नर मक्खी। मक्खी है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग क्या हो जाएगा? नर मक्खी। इसी प्रकार से मैंने एक शब्द लिखा मगरमच्छ। आया हुआ प्रश्न है भाई, सब इंस्पेक्टर के परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन में दे दिया मगरमच्छानी, मगरमच्छी, मादा मगरमच्छ। तो आप देखें मगरमच्छ जो है वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है मगरमच्छ। हम जानते हैं ये प्राणीवाचक है, तो इस प्रजाति में स्त्रीलिंग भी होंगे। तो स्त्रीलिंग के लिए हम किस प्रकार का शब्द इस्तेमाल करें, इसको स्त्रीलिंग में किस प्रकार से कन्वर्ट करें? तो इसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें केवल और केवल इसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा? मादा मगरमच्छ। ये हो गया जी। मगरमच्छानी, मगरमच्छी, ये नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। तो इस प्रकार थोड़ा ध्यान देवें आप लोग। पहला, अनुभव और विवेक से, जहां हमें रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। हमारा विवेक, हमारा अनुभव इतना विस्तृत है कि हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, वे शब्द जो सदैव एक लिंग के द्योतक हैं, प्राणीवाचक है, एक लिंग के द्योतक है, उनको भिन्न लिंग में परिवर्तन करने के लिए नर या मादा शब्द का प्रयोग करके लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पदसूचक शब्द हैं, पद सूचक शब्द हैं। उनका लिंग परिवर्तन करते समय भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जैसे कुछ पद तो ऐसे हैं, जैसे एक पद है अध्यापक, ठीक है। अगर कहे कि अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो हमें सबको ज्ञात है कि अध्यापक का स्त्रीलिंग होगा अध्यापिका। ये लो जी, कर दिया हमने, अध्यापक का अध्यापिका। इसी प्रकार से चिकित्सक, स्त्रीलिंग करना हो चिकित्सिका। ये लो जी, ये हो गया, ओके। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जिनमें इस प्रकार से लिंग परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे आ गया अभियंता। अभियंता अंग्रेजी में हम कहते हैं उसको इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर। तो अभियंता शब्द क्या है? पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध कराने वाला है। लेकिन क्या लड़कियां अभियंता नहीं हो सकती? होती है, इंजीनियर होती है। तो लड़कियों के लिए हमने कौन सा शब्द इजाद किया है? तो अभियंता का अभियंती नहीं होगा। क्या करें, किस प्रकार से करें? तो यहां हम जो सम्मान सूचक शब्द है उससे ज्ञात होगा। इसके साथ जो हम संबोधन के लिए सम्मान सूचक शब्द यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उससे ज्ञात होगा कि यह शब्द जो है वो किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल किया गया है या फिर किसी स्त्री के लिए इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख देता हूं कि अभियंता महोदय, अभियंता महोदय, ये इसका मतलब ये पुरुष जाति की ओर संकेत कर रहा है। और अगर ये होता अभियंता महोदया, ये महोदय महोदया क्या है? यह है संबोधन सूचक सम्मानजनक शब्द। इसी प्रकार से श्रीमान श्रीमती का प्रयोग करके, मान्यवर मान्यवरा का इस्तेमाल करके हम ऐसे शब्दों में जिनमें पदसूचक शब्द है, जिनमें लिंग का परिवर्तन करना कठिन होता है,
लिंग का परिवर्तन करना कठिन होता है, ऐसे शब्दों का महोदय महोदया, मान्यवर मान्यवरा, श्रीमान श्रीमती या सुश्री का इस्तेमाल करके हम लिंग का परिवर्तन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राष्ट्रपति पद सूचक है, राष्ट्रपति, क्योंकि यह शब्द पुल्लिंग है, राष्ट्रपति पुल्लिंग है, लेकिन महिला भी तो राष्ट्रपति हो सकती है, हुई भी है, वर्तमान में भी है। तो फिर क्या उसके लिए जो शब्द है वो हमें बदलना पड़ेगा, राष्ट्रपत्नी करना पड़ेगा? नहीं, राष्ट्रपति शब्द जो है वो पद सूचक है, पुल्लिंग है, लेकिन इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें इसके साथ महोदया लगाना पड़ेगा, राष्ट्रपति महोदया। माननीया, माननीया राष्ट्रपति, ये लो जी, अगर माननीय है तो पुल्लिंग है और माननीया है तो स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से जो पद सूचक शब्द होते हैं उनमें माननीय माननीया, महोदय महोदया, श्रीमान श्रीमती या सुश्री, मान्यवर मान्यवरा, इनका प्रयोग करके हम पद सूचक शब्दों में लिंग का परिवर्तन कर सकते हैं। बड़ा सरल है। तो लिंग परिवर्तन के लिए हमने दो बातें ध्यान में रखी। पहली बात तो अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग परिवर्तन नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अप्राणीवाचक संज्ञा मतलब निर्जीव चीजों के नाम, उनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता। अगर वो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही है, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही है। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में चेंज नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, अगर बात करेंगे प्राणीवाचक संज्ञाओं की, यानी सजीव नाम का बोध कराने वाले शब्दों की, तो उनमें परिवर्तन के लिए हमारे पास तीन चीजें हैं, तीन नियम हैं, तीन विचारधाराएं हैं। और वो तीन विचारधाराएं कौन सी है? पहली तो ध्यान रखना है, पहली तो अनुभव, हमारा अनुभव, हमारा विवेक, उनसे हम किसी भी शब्द में लिंग का निर्धारण परिवर्तन कर सकते हैं। और इसके लिए कोई नियम नहीं है। ये हमारा अनुभव जितना विस्तृत होगा, जितना व्यापक होगा, जितना प्रगाढ़ होगा, हम लिंग का निर्धारण आराम से कर सकते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा, हमने अनुभव से सीखा है मोरनी। एक बात मैं आपको थोड़ा इसमें और बता देता हूं। एक बात यह है कि अगर शब्द, ध्यान रखना, अनुभव और विवेक का इस्तेमाल करते समय एक बात ध्यान रखना, देखो मैं आपको बता देता हूं। अगर तत्सम शब्द है, कई बार हम प्रत्यय जोड़कर भी, प्रत्यय का प्रयोग करके भी, प्रत्यय जोड़कर भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदलते हैं। एक प्रत्यय है हमारे पास में इनी प्रत्यय, और एक प्रत्यय नी प्रत्यय। एक तो है इनी प्रत्यय और एक है नी प्रत्यय। इनका प्रयोग करके भी हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। अब इन्हीं का प्रयोग कब किया जाएगा, ध्यान रखना है, तत्सम शब्दों के साथ में, तत्सम शब्दों के साथ, यानी संस्कृत के शब्द। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द। अगर कोई संस्कृत का शब्द है और हमें प्रत्यय जोड़कर उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कैसे सर, समझाओ। जैसे मैंने एक शब्द लिखा सिंह। अब सिंह शब्द क्या है? सिंह शब्द जो है वो तत्सम है, मतलब संस्कृत का शब्द है। हिंदी में तो सिंह का हो गया शेर, तो ये तो है तत्सम, और यह है तद्भव। जो संस्कृत के मूल शब्द हैं उन्हें हम कहते हैं तत्सम, और जो संस्कृत से हिंदी में आके जिनका उच्चारण बदल गया, जिनका स्वरूप बदल गया, जिनकी वर्तनी बदल गई, वो कहलाते हैं तद्भव। तो ये तत्सम, ये तद्भव। अब तत्सम शब्द है तो हम इन्हीं प्रत्यय का इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं प्रत्यय का इस्तेमाल करके, और सिंह का बना दो सिंहिनी। ये लो जी,
ये लो, राइट। जैसे मेरे पास शब्द है हस्ती, जिसे हिंदी में कहते हैं हाथी। ये संस्कृत का है, ये हिंदी का है, यानी ये तत्सम है, ये तद्भव है। तो हस्ती में अगर हमें लिंग परिवर्तन करना हो, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना हो, तो हम क्या कहेंगे? हस्तिनी। ये लो जी, हस्तिनी, ये लो, सीधी सी बात है। परंतु अगर शब्द तद्भव है, हिंदी का है, तो फिर नी प्रत्यय का इस्तेमाल करेंगे। जैसे शेर तद्भव है, तत्सम नहीं है, तद्भव है। तत्सम तो सिंह होता है। अगर शेर का स्त्रीलिंग बनाना होगा तो नी का इस्तेमाल करेंगे, इनी का नहीं करेंगे। तो नी का करेंगे तो हो जाएगा शेरनी, ये लो। और हाथी में नी लगाएंगे तो हथनी, ये लो। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये बात मुझे याद आ गई, मैंने आप लोगों को बता दी। नियम इस प्रकार से काम करेगा। यानी जो तत्सम शब्द हैं उनका अगर हमें लिंग परिवर्तन करना हो तो इनी प्रत्यय का इस्तेमाल करना। अगर हमने इनी का इस्तेमाल नहीं किया और हमने नी का इस्तेमाल किया संस्कृत शब्दों में, जैसे सिंह का अगर हमने ये कर दिया सिंघनी, ये कर दिया, तो ये हो जाएगा गलत। ये गलत है। क्यों? क्योंकि नी का प्रयोग तो तद्भव शब्दों के साथ में करते हैं। तद्भव बोले तो हिंदी के शब्द, संस्कृत शब्दों के साथ में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। इसी प्रकार से हमारा शब्द था मोर। मोर अभी मैंने लिखा था, देखो पिछली स्लाइड में मैंने यहां पर लिखा है मोर, तो मैंने यहां पर मोर के साथ में नी का ही प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि मोर जो है वो तद्भव शब्द है, हिंदी का शब्द है। संस्कृत में इसके लिए जो शब्द बना है वह मयूर, और हिंदी में आके मोर, तो मोर के साथ नी लगाना पड़ेगा, मोरनी। यहां हमें व्याकरण के नियम का ध्यान रखना होगा। बाकी हम अपने अनुभव से और विवेक से शब्दों को अदर जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो जी, इसके बाद में हमने क्या देखा था? नर और मादा। नर, दूसरा जो नियम है, नर और मादा शब्द का प्रयोग करके, शब्द का प्रयोग करके भी हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। कौन से शब्दों के साथ में? किस प्रकार के शब्दों के साथ में? ऐसे प्राणीवाचक शब्दों के साथ में जिनका जेंडर जो है वो सदा सर्वदा एक ही होता है। उनका अगर हमें जेंडर बदलना होगा तो हमें नर और मादा शब्द का प्रयोग करना होगा। जैसे मैंने यहां एक शब्द लिख दिया चिड़िया। ये लो जी, चिड़िया। अब ये जो चिड़िया शब्द है, हम जानते हैं कि चिड़िया एक पक्षी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, उसमें पुल्लिंग भी है भाई, उसमें स्त्रीलिंग भी है, उसमें पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द भी हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द भी हैं और प्रजाति भी है। अन्यथा जनन क्रिया असंभव है, संतति का विकास असंभव है। यह शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन अगर इसको हमें कन्वर्ट करना हो पुल्लिंग में तो सीधा इसके साथ नर लगा दो, नर चिड़िया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा मत कर देना चिड़िया का चिड़ा, गलत हो जाएगा। तो चिड़िया का चिड़ा नहीं होगा, नर चिड़िया होगा। मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ होगा, मगरमच्छी या मगरमच्छानी नहीं होगा। मक्खी मक्खा नहीं होगा, मक्खी के लिए नर मक्खी। मछली का मछला नहीं होगा, मछली के लिए हमने शब्द कौन सा क्रिएट किया है? मछली शब्द स्त्रीलिंग है तो नर मछली स्त्रीलिंग है, और पुल्लिंग में कन्वर्ट करना है तो नर लगा दो, और पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में बदलना है तो फिर मादा लगा दो। ये हो गई हमारी दूसरी बात। तीसरी जो बात थी वो हमने समझी थी पदसूचक। जो पदसूचक शब्द हैं, कुछ पदनाम ऐसे हैं जिनमें हम सीधा सीधा प्रत्यय का इस्तेमाल करके
जैसे यहां पर हमने इका प्रत्यय का इस्तेमाल किया, अध्यापक अध्यापिका, चिकित्सक चिकित्सिका, इका प्रत्यय का इस्तेमाल करके हमने लिंग परिवर्तन कर दिया। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें इस प्रकार से प्रत्यय का इस्तेमाल करके प्रयोग करके हम लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या नियम है? उनके लिए सीधा सीधा नियम है, आप इन शब्दों का इस्तेमाल करें। देखिए मैं कुछ शब्द आपको बता रहा हूं, मान्यवर, मान्यवरा, महोदय, महोदया, माननीय, माननीया, श्रीमान, श्रीमती या फिर सुश्री। ये शब्द जो हैं पदसूचक शब्दों के साथ में यूज करके आगे पीछे जहां उपयुक्त हो इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? जेंडर बदल सकते हैं। तो मित्रों, आज की क्लास में हमने लिंग परिवर्तन के बारे में विचार विमर्श किया। पिछली क्लास में हमने लिंग निर्धारण के बारे में चर्चा की थी। ये अभ्यास की विषय वस्तु है। जितना आप अभ्यास करोगे, जितनी आप एक्सरसाइज करोगे, आप लिंग चैप्टर में निपुण होते जाओगे, पारंगतता बढ़ती जाएगी। तो मित्रों, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अधिकतम परिश्रम करना, जुनून के साथ परिश्रम करना सफलता का एकमात्र रास्ता है। इसीलिए आपके आंखों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा और लालसा होनी चाहिए और उसके अनुरूप आपकी तैयारी होनी चाहिए। आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आज की क्लास यही विराम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।